आपका स्वागत है इस वीडियो में हम लोग रिकर्शन के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। हम लोगों ने फंक्शंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम लोगों ने यह पढ़ा है कि एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है। लेकिन अब जो हमें रिकर्शन में पढ़ना है वो ये है कि जब कोई फंक्शन अपने आप को ही कॉल करने लग जाए वो क्या सिचुएशन होगी, है ना, उसी को ही डिस्कस करना है। और रिकर्शन की अगर डेफिनेशन भी देखी जाए ना तो वो यही है कि फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। जब कोई फंक्शन खुद ही अपने आप को ही कॉल करने लग जाए तो हम लोग उसे कहते हैं रिकर्शन। और अभी से पहले जो हमने पढ़ा था वो ये था कि एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है, दूसरा किसी तीसरे को कॉल कर सकता है, लेकिन अभी किसी दूसरे को कॉल नहीं कर रहे हैं हम। अब हम लोग को क्या करना है, खुद ही उसी फंक्शन को ही कॉल करना है। एक फंक्शन खुद कॉल किया, फिर उसी को अपने आप को ही कॉल कर रहा है, फिर वो अपने आप को ही कॉल कर रहा है, फिर वो अपने आप को ही कॉल कर रहा है। तो इस तरह की सिचुएशंस को हम लोग को पढ़ना है अब। और अगर इसकी डेफिनेशन भी देखोगे आप तो यही है कि फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, जब फंक्शन खुद अपने आप को कॉल करता है उसे कहते हैं रिकर्शन। इसमें बहुत सारी बातें हैं जो आपको समझना चाहिए और उन सब बातों को मैं लास्ट में कहूंगा, लेकिन पहले इस एग्जाम्पल से चीजों को थोड़ा कुछ क्लियरिफाई करने की कोशिश करता हूं। और लास्ट में मैं प्रैक्टिकल रन कराकर मैं आपको शो करूंगा इस प्रोग्राम को, तो बिल्कुल लास्ट तक सुनिए, रिकर्शन पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इस प्रोग्राम को पहले समझते हैं। देखिए, आपको मैंने कहा था एक प्रीवियस वाले वीडियो में कि सबसे पहले हम लोग डिक्लेरेशन करते हैं और फिर फंक्शन को कॉल करते हैं और फिर लास्ट में डिफाइन करते हैं। लेकिन मैंने आपको एक वीडियो में यह भी बता रखा है कि अगर फंक्शन की डेफिनेशन जो नीचे लिखते हैं ना वो मेन के अगर ऊपर लिख दें अगर, तो इस फंक्शन को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होगी। क्या मैंने कहा कि अगर फंक्शन की डेफिनेशन जो फैक्टोरियल फंक्शन है उसकी डेफिनेशन जो हम नीचे लिखते थे वो अगर हम मेन से ऊपर लिख देंगे ना तो डिक्लेरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों एक साथ ही हो जाएगा और वही मैंने करके भी दिखाया है। प्रीवियस वाले वीडियो में सिर्फ आपको प्रैक्टिकल करते वक्त मैंने आपको सिर्फ बता दिया था एक पॉइंट में, और इसी बहाने उस चीज को मैं थोड़ा और अच्छी तरीके से बता पाऊं, इसीलिए मैंने इसको ऐसे ही एग्जाम्पल इस बार लिया है। तो चलिए पहले प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या होता है। स्टूडियो लिखते ही सबसे पहले एक फंक्शन को हमने डिफाइन करके बता दिया। इससे एक मैसेज कंपाइलर के पास जाएगा कि ये फंक्शन बना हुआ है, लेकिन अभी इस पर एग्जीक्यूशन नहीं होगा क्योंकि एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहां से होता है, मेन फंक्शन से। भले ही वो लास्ट में लिखा हो या कहीं भी लिखा हो, प्रोग्राम स्टार्ट वहीं से होता है जहां मेन फंक्शन होता है। तो प्रोग्राम ये सिर्फ रीड करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहां से होगा, मेन फंक्शन से। जैसे एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा ना, सबसे पहले देखिए क्या होगा। जैसे मेन फंक्शन कॉल हुआ, मेन फंक्शन के लिए मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा। एक्चुअली पता है एक पॉइंट है, इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा कि जब तक हम किसी फंक्शन को कॉल नहीं करते हैं ना तब तक उसके लिए कोई स्पेस एलोकेट नहीं होता है। क्या मैंने कहा, लाइब्रेरी में हजारों फंक्शंस हो सकते हैं डिफाइंड हो, लेकिन वो मेमोरी में स्पेस नहीं ले रहा है, प्राइमरी मेमोरी में कोई स्पेस नहीं ले रहा है ना। और वो स्पेस लेगा, लेकिन कब, जब उनमें से कोई एक फंक्शन को कॉल करोगे आप तब। जैसे कि मेन फंक्शन मेमोरी में नहीं होगा जब उसको कॉल नहीं किया गया होगा, लेकिन जब कंपाइलर ने कॉल किया ना मेन फंक्शन को तब जाकर के मेन फंक्शन के लिए मेमोरी में स्पेस क्रिएट होगा और तब जाकर के उसके अंदर में एक वेरिएबल बनेगा क्या, n, और एक क्या बनेगा, r रिजल्ट स्टोर करने के लिए। अब जिसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है वो हमने यूजर से ले लिया, तो हमने यूजर से क्या कहा, एंटर एनी वैल्यू, और जब वैल्यू यूजर देगा तो हम उसको कहां रख रहे हैं, n में रख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया है क्या, 4 ले लिया है। अब 4 ले लिया, उसके बाद देखिए हमने फैक्ट फंक्शन को कॉल किया है। पता है ये फंक्शन अभी तक मेमोरी में नहीं बना हुआ होगा, ये क्योंकि ये डिफाइन तो है, लेकिन कोई भी मेमोरी में कब बनता है, जब हम उसे कॉल करते हैं तब। और अब हम यहां पे जाकर के क्या कर रहे हैं, फैक्ट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। और ये मैंने आपको बताया था कि असाइनमेंट ऑपरेटर पहले राइट हैंड साइड जाता है
और उसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पुट होती है, तो जैसे वो राइट हैंड साइड जाएगा ना, फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल कर लिया गया। लेकिन कॉल तो किया गया है, लेकिन एक वैल्यू भी साथ में भेजा गया है। तो ये जो वैल्यू है इनमें क्या है 4, तो ये जैसे ही कॉल होगा ना वो यहां जाएगा, और जब यहां जाएगा ना तो उसके लिए एक स्पेस मेमोरी में एलोकेट हो जाएगा, और उसमें एक x नाम का वेरिएबल बन जाएगा जिसमें की वैल्यू क्या जाना है 4, क्योंकि n की वैल्यू 4 है और वही वाली वैल्यू कहां भेजा जा रहा है x में, तो x में क्या आ चुका है 4। अब देखिए जब इसके लिए मेमोरी में स्पेस एलोकेट हो चुका है तो अब ये रन करना स्टार्ट तो करेगा ही। अब देखिए x में यहां पे क्या है 4 क्या 0 के बराबर है? नहीं, कंडीशन क्या हो गया फॉल्स। जैसे फॉल्स हो गया वो एल्स में आ गया। एल्स में क्या हुआ कि कुछ मल्टीप्लीकेशन होना था, 4 इंटू मल्टीप्लाई कर ही रहा था, तब तक में क्या हुआ पता है? आप देखिए इस गौर से देखिए इस स्टेटमेंट को, ये फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। हमने यहां भी फैक्ट लिखा था तभी वो वहां गया था, तभी तो वहां पे फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ था। वैसे ही हमने फिर से क्या लिख दिया है फैक्ट, और फैक्ट फंक्शन के अंदर में ही मैंने फैक्ट लिखा है। इसका मतलब यही क्या डिनोट कर रहा है? रिकर्शन को, क्योंकि जब फंक्शन एक ही फंक्शन के अंदर में उसी फंक्शन को ही जब कॉल कर लिया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिकर्शन। लेकिन यहां पे एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं रिपीट ही कर रहा हूं, बल्कि ये स्टेटमेंट मैंने कह रखा है लेकिन फिर भी दोबारा सुनिए एक बार ध्यान से। आपको लगता होगा कि जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ना तो हम यहां जाएंगे, नहीं। हमने आपसे कहा था अभी कि आप जब किसी फंक्शन को कॉल करते हो ना उसके लिए अलग से मेमोरी में स्पेस क्रिएट हो जाता है। तो आप जब यहां पे फैक्ट फंक्शन को कॉल करोगे ना तो एक अलग फैक्ट फंक्शन के लिए मेमोरी में स्पेस क्रिएट हो जाएगा। देखो ये भी फैक्ट है और ये भी फैक्ट है ना? लेकिन ये जब फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये डिफरेंट फैक्ट फंक्शन में जाएगा। और पता है क्या होगा? जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं ना उसके लिए स्पेस बन जाता है इंटरनली। पता है क्या होगा? कहीं ना कहीं मेमोरी के अंदर में ये फिर से ये फंक्शन कहीं ना कहीं लिख दिया गया होगा, इंट फैक्ट इंट x, और फिर यहां लिखा गया होगा क्या? इंट इफ x इक्वल्स टू 0 रिटर्न व्हाट 1। वही चीज सेम टू सेम लिखा जाएगा क्योंकि वो अलग फंक्शन है और ये अलग फंक्शन है। तो ये x इंटू फैक्टोरियल ऑफ x माइनस 1 हो जाना है, ठीक है? तो देखिए ध्यान से कि जब ये कॉल करेगा ना तो ये यहां पे आएगा, और जब ये यहां पे आएगा तो देखिए यहां पे x में क्या था 4 माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा 3। तो यहां पे देखिए एक x बना और x में क्या आ चुका है 3 आ चुका है। अब देखिए 3 क्या 0 के बराबर है? नहीं, कंडीशन क्या हो गया फॉल्स। फिर ये एल्स में जाएगा, एल्स में जाएगा तो पता है क्या होगा 3 इंटू मल्टीप्लीकेशन कर ही रहा था तब तक में एक और फंक्शन कॉल हो गया। पता है क्या होगा? इसी के जैसा एक और बन जाएगा, वो मेमोरी में बनेगा। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने को तो हमें इसकी भी जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। लेकिन अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं, लेकिन इसी के जैसा एक और बन जाएगा यहां पे, और ये आपको यहां ले जाएगा। यहां से आप यहां चले आए थे और यहां से एक और फंक्शन के पास आ जाओगे, उसका भी नाम क्या होगा फैक्ट, और वहां पे भी x बनेगा और उसमें बताओ क्या जाएगा 2 जाएगा, क्योंकि यहां से वो 3 माइनस 1 करके भेजेगा तो एक नए फैक्ट के पास जाएगा x में 2। अब जब इस फंक्शन पर एग्जीक्यूशन चल रहा होगा ना तो कंपेयर करेगा, देखिए उसके जैसा ही तो फंक्शन होगा, तो वहां पे क्या है लिखा हुआ x इक्वल्स टू 0, तो क्या 2 की 0 के बराबर है? नहीं, कंडीशन क्या हो गया फॉल्स। तो अब ये भी क्या करेगा 2 इंटू मल्टीप्लाई कर ही रहा था तब तक में एक और फंक्शन कॉल हो जाएगा, क्योंकि एक और फंक्शन कॉल हो रहा है और उसके x में बताइए क्या जाएगा? इसके x में 1 जाएगा, क्योंकि 2 माइनस 1 करके वो यहां भेजेगा 1। अब 1 क्या 0 के इक्वल है? नहीं, ये भी कंडीशन क्या हो गया फॉल्स। अब ये क्या करेगा 1 इंटू मल्टीप्लाई करने जा ही रहा होगा तब तक में एक और फंक्शन कॉल हो जाएगा और उसके x में क्या जाएगा? इस बार क्या जाएगा 0 जाएगा। लेकिन देखिए अब ध्यान से, वहां पे ये तो खैर इसका वाला है, लेकिन इसी के तरह जो यहां पे बना होगा इसके लिए उस वाले फंक्शन में x भी 0 है और यहां भी 0 है, तो कंडीशन क्या हो चुका है ट्रू। कंडीशन ट्रू हो गया तो ये क्या रिटर्न करेगा 1। लेकिन ये जो 1 रिटर्न करेगा ये किसको करेगा? देखिए जो जिसको कॉल करता है ना वो लौटता भी उसी के पास है, तो ये लौटेगा कहां पे? यहां पे, तो ये लौट करके यहां आएगा। अब देखिए पहले वो मल्टीप्लाई कर नहीं पा रहा था, मल्टीप्लाई करने जा ही रहा था तब तक में कहीं कॉल हो जा रहा था, लेकिन जब लौट के आया है अब तो मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 1 इंटू 1 करेंगे तो क्या होगा 1, तो 1 यहां आ जाएगा इसके पास, और 1 इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा 2, वो कहां आ जाएगा यहां पे, और 2 इंटू 3 करेंगे तो क्या होगा 6,
मतलब आप 6 मतलब इस जगह पे लौट करके आ गया, तो 6 यहां आ चुका है और यहां से ये पहले से क्या है 4 इंटू 6 कितना हो गया 24। ये 24 कहां जाएगा यहां पे, और ये R में जाकर के स्टोर 24 हो जाएगा। और हम जब प्रिंट करेंगे ना फैक्टोरियल इक्वल्स टू %d तो 24 प्रिंट हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाह रहा था, 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको आपको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं ना तो उसके लिए एक अलग स्पेस एलोकेट हो जाता है, चाहे वो सेम फंक्शन हो चाहे वो डिफरेंट फंक्शन हो। अगर हम किसी फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसके लिए मेमोरी में स्पेस क्रिएट होना ही होना है, ये बात तो समझ लीजिए। तो देखिए यहां पे एक फंक्शन खुद ही अपने आप को कॉल किया लेकिन फिर भी उसके लिए अलग स्पेस बना, उस फंक्शन ने खुद ही अपने आप को ही कॉल किया उसके लिए अलग स्पेस बना। फंक्शन अब जितनी बार कॉल करेंगे ना उतनी बार मेमोरी में स्पेस क्रिएट होता चला जाएगा, और जितनी बार मेमोरी में फंक्शन बनेगा उसके अंदर वेरिएबल्स भी बनेंगे, तो स्पेस तो ज्यादा लेगा ही लेगा। तो ये बात उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा आपको। और ये देखिए 2 चीजें हैं एक्चुअली समझना बहुत जरूरी है इस बात को। अगर हमें कोई चीज को बार बार करना हो ना, रिपीटेशन करना हो ना बार बार चीजों का, तो या तो हम लूपिंग का यूज करते हैं या तो रिकर्शन का यूज करते हैं, या तो लूपिंग या तो रिकर्शन, दोनों ऑल्टरनेटिव टेक्निक है। या तो हम इसे यूज करेंगे लूपिंग को या तो रिकर्शन को। तो कोई पूछे ना कि रिकर्शन क्यों करते हैं, तो कोई काम को बार बार कराने के लिए रिकर्शन करते हैं, है ना। लेकिन रिकर्शन थोड़ा स्लो भी होता है टाइम वाइज भी, और स्पेस भी ज्यादा कंज्यूम करता है एज कंपेयर टू लूपिंग। तो रिकमेंडेशन तो यही है कि आप लूपिंग ही यूज करो मोस्टली लीनियर प्रोग्रामिंग में। नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग में हम लोग रिकर्शन ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन खैर ये सब बातें अभी नहीं डिस्कस कर सकता हूं, कभी बाद आने वाले डेटा स्ट्रक्चर की जब सीरीज स्टार्ट करेंगे तब बताऊंगा ये सारी चीजें। लेकिन फिलहाल लीनियर प्रोग्रामिंग में अगर आपको प्रोग्रामिंग करना हो तो रिकमेंडेशन है कि आप लूपिंग ही यूज करो। अगर आपको रिपीटेशन करना हो बहुत सारे काम को तो रिकर्शन यूज ना करो। लेकिन बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं जहां पे रिकर्शन को ही यूज किया जाता है, लेकिन फिर भी रिकर्शन समझना बहुत जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट है रिकर्शन का। कोई डाउट अगर हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स पर आप मेंशन कर सकते हैं। अब इस चीज को रन करा करके दिखाते हैं। तो चलिए इस प्रोग्राम को सबसे पहले कंपाइल करते हैं जो आप लोगों ने समझा है अभी, और फिर उसको रन करके देखेंगे। तो कंपाइल हमने कर दिया है, कोई एरर नहीं आ रहा है, कोई वार्निंग नहीं आ रहा है। और अब देखिए अब हम इसे रन करा करके आपको दिखाते हैं। तो जैसे ही हमने रन किया है हमसे वैल्यू मांगा जा रहा है, वैल्यू हमने दे दिया है मान लीजिए 5, और इसने 120 हमें आउटपुट दे दिया। और अब अगर एक और वैल्यू के लिए अगर हम चेक करना चाहें कि सही है कि नहीं, तो मैं एक और वैल्यू के लिए चेक करने जा रहा हूं। देखिए अब मैंने दे दिया है मान लीजिए कि 10, तो अब इसने आउटपुट भी दिखा दिया हमें, 10 का भी फैक्टोरियल कैलकुलेट कर दिया है। तो इसी तरह से प्रोग्राम बनता चला जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगी। हाँ, इसकी लिमिटेशन ये है इस प्रोग्राम की कि जब रेंज के बाहर चला जाएगा इंट के तो वो गलत वैल्यू देना स्टार्ट कर देगा। तो वो तो रेंज का ही इशू है, लॉजिक का कोई इशू नहीं है, लॉजिकली बिल्कुल सही है ये चीज। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।